कुछ सेल के बारे में देख लें। सेल के बारे में, सेल के बारे में तो हम लोग पढ़े हैं पीछे की क्लास में। ये जो होता है बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। इसको हम लोग अभी फिलहाल दो भाग में कम से कम डिवाइड तो कर ही सकते। एक तो था प्रोकैरियोटिक, दूसरा था यूकैरियोटिक। ऐसे ऊपर अपर के लेवल में, मेडिकल के लेवल में जो है ना, इसको हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और मीजोकैरियोटिक। लेकिन यहाँ पर हमको जितना काम है आगे 12 में, केवल इतना ही से है, प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। कैरियोटिक, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है, अगर आपको आएगा आगे में कि प्रोकैरियोटिक है और अगर आएगा कि यूकैरियोटिक है, तो दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा सा बेसिक जो है ना अंतर को हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर ये अंतर इस तरह का होता है। जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। दूसरा है, इसमें न्यूक्लियोलस नहीं होता, जबकि इसमें एक या एक से अधिक न्यूक्लियोलस पाया जाता है न्यूक्लियस में। इसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, जबकि इसमें जो है ना मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इस तरह से जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या गोल्जी बॉडी है, या माइटोकॉन्ड्रिया है, वो यूकैरियोट्स में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये सब नहीं होते। तो पहला बात क्या दिमाग में रखना है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोलस नहीं होता, सेल बाउंडेड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होती। बस ये दो तीन बातें जो है ना यहाँ पर हम लोगों को दिमाग में रखना है, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन and cell bounded and membrane bounded cell organelles, membrane bounded cell organelles। या तो ये लिख दो या लैक लिख सकते हैं, लैक नहीं लगता है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो आपका गोलाकार डीएनए के रूप में होता है इस तरह से, और इसको जीनोफोर बोलते हैं, यहाँ पर जीनोफोर बोलते हैं। और ये क्या होता है, इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जेनेटिक स्ट्रक्चर है। जबकि इतना ही से कुछ ज्यादा और काम नहीं है। इसमें एक और हो सकता है पाया जाए सप्लीमेंट के रूप में जेनेटिक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं, प्लाज्मिड। ये क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है एक तरह का। और ये जीनोफोर जो है वो आपका मेन जेनेटिक स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। ये जो जीनोफोर इसका होता है मेन जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है। इसमें अगर आ जाए यूकैरियोटिक में, तो इसमें डीएनए होता है उलझा हुआ स्ट्रक्चर के रूप में, जिसको हम लोग क्रोमोसोम या क्रोमैटिक रेटिकुलम कहते हैं। तो यहां पर क्या बात हो जाएगा, इसको कर लेते। ये मेन जेनेटिक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है क्रोमैटिक रेटिकुलम, कूलम। या अगर ये गिना जाएगा, गिना जाने योग्य हो जाएगा, अभी जो है ना उलझा हुआ है, तब इसको बोल रहे हैं क्रोमैटिक रेटिकुलम।
लेकिन अगर इसको गिन पाएंगे हम तो इसको बोलेंगे क्रोमोसोम। ठीक है, ये पाया जाता है। और ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम, कुलम, ईटीसी कर देते हैं। और भी हो सकता है। इसको लिखने का क्या मतलब है, क्यों लिखे इसको? ये है मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, लैक करता है ये, लेकिन यहां पर होता है, ये दिमाग में रखना है, ये अंतर है। प्लस तो यहां पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड membrane bounded cell organelles present, ये दोनों का बेसिक अंतर है। एक चीज और है जो यहाँ पर हमको 12 में चाहिए, उसका 11th का बाद का, इसमें जो राइबोसोम होता है ना, ऐसे राइबोसोम होता है जहां पर प्रोटीन बनता है, तो इसका जो राइबोसोम होता है वो आपका 70S का होता है, थोड़ा छोटा होता है। लेकिन इसमें जो राइबोसोम होगा, कहीं पे बना लेते हैं ऐसे, कहीं भी इसमें राइबोसोम का बात अगर कर लो तो कितना इसका होता है, 80S का होता है। बस इसमें प्लाज्मिड पाया जाता है, यूकेरियोट्स में प्लाज्मिड नहीं होता है। ये कुछ बेसिक है, लेकिन ये ध्यान रखना है प्लाज्मिड समानता जो है ना, ये पाया जाता है बैक्टीरिया में समान रूप से, सब में नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक में जो है ना आपका बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन अलगी है, ये सब आता है। जबकि यूकेरियोट का अगर बात करें हम तो उसमें आपका प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये सारे आते हैं। फंजाई है, लाइकेन है, लाइकेन में भी अलगी है, फंजाई है, वो सब जो है ना यूकेरियोटिक है। इसमें आपका मोनेरा वाला जो भी होगा, मोनेरा ग्रुप का, वो सब के सब प्रोकैरियोटिक में आता है। तो आगे जब हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक्स में जब हम जाएंगे तो कुछ यहाँ से आएगा बात कि वो जो है ना प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा होता है, यूकैरियोटिक सेल में ऐसा होता है। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक जो है उस सेल वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल जो है ना वो क्या है। ठीक है, कोई अगर आपको अभी दिक्कत हो, सेल डिवीजन अगर आएगा बात, तो इसका मतलब आप समझते होंगे, सेल डिवाइड्स, खाली सेल दिखते हैं, सेल डिवाइड्स टू इंक्रीज इन नंबर, thus helps in growth। सेल डिवीजन है क्या, तो इसमें सेल जो है ना डिवाइड करता है और डिवाइड करके अपनी संख्या को बढ़ाता है, जिससे उसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है। किसी भी बॉडी में, किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी रचना में, ये जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ में सेल डिवीजन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, एक बहुत महत्व है। अब ये सेल डिवीजन कई तरह का होता है, लेकिन यहाँ पर हमको 12 में वो जो नॉर्मल जो हमारा क्लास है उसको पूरा करने के लिए, मतलब हमको दिक्कत ना हो उसके लिए जो है ना कुछ जानना पड़ेगा। एक है माइटोसिस, माइटोसिस। हम यहाँ पर टाइप देखना चाह रहे हैं, इसका टाइप्स।
माइटोसिस है, एक जो है ना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो आएगा बार बार मियोसिस आएगा, और एक और है ए माइटोसिस है, ये भी आएगा चूंकि बैक्टीरिया वगैरह में ये होता है, थोड़ा बहुत चांस है कि आएगा चूंकि पहला चैप्टर में ज्यादा था ये, लेकिन शायद बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी होगा कि डिवीजन कर रहा है वो, तो ये माइटोसिस आएगा। और एक और कर लेते हैं सी माइटोसिस या इंडोमाइटोसिस, माइटोसिस। अब इनको थोड़ा सा हम एक एक दो लाइन में देख लेते हैं। माइटोसिस जैसा कि नाम है, यहां पर क्या होने वाला है कि कोई भी सेल जो होता है, एक सेल अगर ले ले हम, ये सेल है, सेल जो है ना वो आपको कल भी हम बताए थे, याद नहीं जानते तो फिर अभी आगे बताएंगे कि सेल जो होता है वो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड हो सकता है। मान लेते हैं यहाँ पर जो सेल लिए हैं हम, ये 2n है और इसमें क्रोमोसोम की संख्या जितना रखना है हम 8 रख लेते हैं, मान लेते हैं 8 है, 8 है, तो क्रोमोसोम की संख्या इसमें 8 है। अब इसमें जब माइटोसिस होगा तो एक सेल से कितना सेल बनेगा, 2 सेल बनता है, ये ध्यान रखना कि एक बार अगर माइटोसिस होगा तो कितना बनेगा, 2 बनेगा, मतलब 1:2 का रेशियो आता है। जो ये क्या हो गया, डॉटर सेल कहला सकता है या न्यू सेल्स कहला सकता है, डॉटर सेल्स या न्यू सेल्स है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो 2n का 2n ही रह जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा। तो माइटोसिस अगर हम आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा, आगे के चैप्टर्स में जब हम पढ़ेंगे तो आएगा कि आपका माइटोसिस हुआ तो आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि माइटोसिस का मतलब है कि वहां पर कौन सा सेल डिवीजन हुआ, कैसा सेल डिवीजन हुआ, वैसा सेल डिवीजन हुआ जिसमें एक सेल से 2 सेल नया बना, और दोनों के दोनों जो सेल होंगे उसमें क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं होगा। और ये समानता है जो है ना, ये क्या करता है, हेल्प्स इन ग्रोथ इन यूकैरियोट्स। जो भी यूकैरियोट्स है, जैसे हम है, प्लांट्स है, एनिमल्स में जो भी है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, फंजाई है, अलगी है, उस सब में अधिकांश में जो है ना ये ग्रोथ जो होता है, लंबाई चौड़ाई मोटाई जो बढ़ता है वो किसके कारण बढ़ता है, माइटोसिस के कारण बढ़ता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल तरह का सेल डिवीजन भी बोलते हैं, और ये जो है ना आपका बॉडी के ग्रोथ डिवीजन भी कहलाता है। तो माइटोसिस में दिमाग में रखना है कि वैसा डिवीजन है होगा, आगे आएगा कि इसमें जो है ना माइटोसिस हुआ, दूसरा चैप्टर में है, तो आपके दिमाग में वहां आ जाना चाहिए कि माइटोसिस होने का मतलब है कि एक सेल से कितना सेल बन गया होगा, 2 सेल बन गया होगा, एक न्यूक्लियस से कितना न्यूक्लियस बन गया होगा, 2 न्यूक्लियस बन गया होगा, और क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना यहाँ था पेरेंट वाले में उतना ही डॉटर सेल में भी होगा। अगर यहाँ 8 होगा तो यहाँ 8 होगा, मतलब हम लोगों में कितना है, 46 है सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या, सेल में क्रोमोसोम की संख्या कितना है, 46 है। तो जो भी नया सेल्स बनेगा वो सब में जो है ना आपका क्रोमोसोम की संख्या अगर माइटोसिस से हुआ है तो कितना रह जाएगा, 46 ही रह जाएगा, 23 पेयर्स ही रह जाएगा। अब मियोसिस का बात अगर करो तो मियोसिस जब होगा तो इसमें अगर एग्जांपल ले तो एक सेल ले लेते हैं, इसमें भी सेल ले लेते हैं, वही सेल है, ये जो सेल है इस सेल में आपका हम लोग क्या ले रहे थे, 2n बराबर 8 ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जब मियोसिस होगा तो 2 बार होता है, ध्यान रखना है, मियोसिस हमेशा 2 बार होता है। इसके चलते इसका क्रोमोसोम की संख्या और सेल की संख्या पर क्या असर होता है उसको देख लेते हैं। मियोसिस जब भी होगा तो 2 बार होगा, मतलब 2 टाइम्स डिवीजन होता है एक मियोसिस में, और इसलिए इसको हम लोग बांट भी देते हैं, भाग भी 2 भाग में बांट भी देते हैं, मियोसिस फर्स्ट और एक है मियोसिस सेकेंड। तो
तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड दोनों मिलकर एक मियोसिस को पूरा करता है। इन दोनों को यहां से यहां तक मियोसिस ही कहते हैं। ये पूरा का पूरा डिवीजन जो है वो क्या है, मियोसिस ही है। मतलब एक मियोसिस में 2 बार डिवीजन होगा और दोनों डिवीजन में जो आगे होता है उसको मियोसिस फर्स्ट कर देते हैं, जो बाद में होता है उसको मियोसिस सेकेंड कहते हैं। अब इसमें अंतर क्या हो जाता है? अगर मियोसिस फर्स्ट हुआ है तो इसमें जो है ना क्रोमोसोम की संख्या जो है वो आधी हो जाती है। तो 2n के जगह पर अब यहां पर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा और 8 के जगह पर 4 हो जाएगा। सेल की संख्या कितनी हो गई है, दुगनी हो गई है। मियोसिस सेकेंड जब होगा तो सेल और क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल सेल की संख्या बढ़ जाती है। तो यहां पर कितना डॉटर सेल बन गया, ये डॉटर सेल है ना बाबू, ये डॉटर सेल की संख्या यहां पर 4 हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये कहां होता है, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन इन यूकैरियोट्स। ये भी ध्यान रखना है, ये भी सामान्यतः यूकैरियोट्स में होगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में ये भी होगा, लेकिन ये कब होगा, गैमिट फॉर्मेशन के समय। इसलिए गैमिट में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, क्रोमोसोम गैमिट जो बनता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसमें क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो आधी हो जाती है। उसका रीजन क्या है, कारण क्या है, उसमें मियोसिस होता है। देखो इसमें थोड़ा सा ए माइटोसिस का, ये माइटोसिस जो होता है ना, इसमें क्या होता है, ये माइटोसिस जो होता है लाइक माइटोसिस होता है, माइटोसिस होता है, माइटोसिस जैसा होता है, बट कॉमन इन प्रोकैरियोट्स। ये सामान्यतः प्रोकैरियोट्स में होता है, ये दिमाग में रखना है। ये माइटोसिस जैसा होता है लेकिन ये सामान्यतः किसमें होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है। अर्थात इसमें क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन खास रूप में नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल में कोई परिवर्तन नहीं होता, मात्रा में उनका कोई परिवर्तन नहीं होता। सेल की संख्या जो है ना सामान्यतः 2 रूप में माने दुगना बढ़ जाता है। तो ये ज्यादा आपको यहाँ नहीं पढ़ना है किस तरह से होता है, क्या क्या इसमें होता है। यहाँ हमको 12 का जो हमको 12 में देखना है और भी आपका क्रैश कोर्स टाइप का है, तो आपको यहाँ पर कम से कम पढ़ते ज्यादा जो है ना जान लेना है। तो अगर आपको ये माइटोसिस कहीं पर आएगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो भी माइटोसिस जैसा ही होता है लेकिन प्रोकैरियोट्स में होता है। बाकी सब तो क्लियर हो जाएगा कि जेनेटिक मटेरियल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समानता सेल की संख्या जो होती है वो दुगनी हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं सी माइटोसिस का। थोड़ा सा सी माइटोसिस जो है ना वो समानता प्लांट पौधों में ज्यादा होता है, प्लांट सेल्स में ज्यादा होता है, एनिमल सेल्स में ये ज्यादा नहीं होता। लेकिन सी माइटोसिस में या इंडोमाइटोसिस क्यों कहते हैं, इंडो का मतलब होता है अंदर, इनसाइड, इंडो का मतलब होता है इनसाइड, और माइटोसिस का मतलब आप बड़े ऊपर में भी बताए थे कि वैसा डिवीजन जिसमें सेल की संख्या बढ़ जाती है। सी कॉल्चिसिन से आया है, सी कॉल्चिसिन माइटोसिस। आपको यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं जानना, सिर्फ इसमें होता क्या है सो जान लेना है। इसमें उदाहरण से एक देख लेते हैं, एक सेल है हम लोग जो ले रहे थे 2n8 है मान लेते हैं। अब इसमें जब इंडोमाइटोसिस या सी माइटोसिस होगा, सी माइटोसिस अगर होगा इसमें, तो इसमें क्या होता है, सेल की संख्या नहीं बढ़ती बल्कि न्यूक्लियस की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे न्यूक्लियस की संख्या हो सकता है बढ़ जाए,
या जेनेटिक मटेरियल की संख्या मात्रा बढ़ जाती है, छोड़ दो ऐसे ही रखने दो। हाँ, वो आपका एक साथ ही रह सकता है। तो इसमें आपका न्यूक्लियस की संख्या बढ़ जाएगी या सेल की संख्या नहीं बढ़ेगी। सेल की संख्या जो है ना कांस्टेंट रहेगा। ये आपका 4n हो जाएगा और 8 का दूना 16 दुगना हो जाएगा। तो इसमें सेल की संख्या नहीं बढ़ती है सी माइटोसिस में, ध्यान रखना है। वैसा माइटोसिस है जो सेल के अंदर हो जाता है और सेल के अंदर होने के कारण क्या होता है, सेल का थोड़ा साइज बढ़ जाएगा, जेनेटिक मटेरियल की मात्रा बढ़ जाएगा, लेकिन सेल की संख्या नहीं बढ़ेगी। ये 4 प्रकार का जो है ना आपका डिवीजन है जो बार बार आएगा। दूसरा चैप्टर जैसे ही हम लोग थोड़ा सा देखेंगे तो आपको ये आ जाएगा, या हम जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां भी आएगा ये सब थोड़ा बहुत। बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा आएगा। तो माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए। वो कैसे शुरू हुआ इस पे सबसे पहले बात करते हैं। हुआ क्या, मेंडल के आने के पहले, मतलब मेंडल के जन्म के पहले किसी भी बात के ऑर्गेनिज्म में या लिविंग में जो भी घटनाएं घटती थी, किसी का बच्चा हुआ, किसी का बच्चा नहीं हुआ, आम का गुठली से जो है ना नया आम का पेड़ आया, ठीक है, वो जामुन का पेड़ जो बीज था या सीड था उससे नया जामुन का वृक्ष आया, पेड़ आया, घास से घास आता है, ये सब जो घटनाएं होती थी, सारे लोग जो भी यहाँ के लोग थे इस पृथ्वी के, वो सारे के सारे इन घटनाओं के लिए भगवान को जिम्मेवार समझ करते थे। मतलब जो भी यहाँ पर होगा जीवों में वो सब किसके कारण हो रहा था, एक सुप्रीम पावर के कारण होता था, और उस पावर को लोग भगवान करते थे। कोई खुदा कहता था, कोई जो है ना गॉड कहता था, कोई हिंदू धर्म में कुछ और बोलता। तो ये एक समस्या थी कि जो भी आपका आपके आपके नियंत्रण में ना हो उसके लिए कौन जिम्मेवार था, भगवान था। लेकिन पहला व्यक्ति जो इस पे खुल के बात किया, ऐसे तो कई किताबें हैं मेंडल के पहले भी जिसमें ये बात आया है कि नहीं, कुछ ना कुछ होता है जीवों में जो उनके गुणों को नियंत्रित करता है, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम जो है ना वो मेंडल के द्वारा किया गया। मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया, गार्डन पी जिसको बोलते हैं हम, और उसका साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम है, उसका बॉटनिकल नेम है पाइजन सैटिवम। उस पर काम किया। उस पर काम करने के समय या दौरान उनको कुछ बातें उनके दिमाग में आई, और वो जो बातें थी उन बातों को ही समराइज करके एक किताब के रूप में, एक मैगजीन के रूप में निकाला, लोगों के सामने रखा। उन्हीं के बातों को हम मेंडलिज्म कहते हैं, मेंडल का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या क्या आ गया कि जिस समय मेंडल का काम हो रहा था उस समय हम लोगों को सेल का ज्यादा आइडिया नहीं था। सेल का खोज हुआ, लेकिन उसके अंदर में न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम होता है, जीन होता है, इसके बारे में ज्यादा आइडिया हमें नहीं थी। तो लोगों ने क्या किया, इनसे पूछना शुरू कर दिया कि जो जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हो वो रहता कहाँ है। तो ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसको दिखा नहीं पाए, उसको बता नहीं पाए। नतीजतन लोगों ने इनको क्या किया, इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, और ये अपने कामों को पूरी तरह से ना कर पाए, अधूरा ही छोड़कर ये कम समय में ही इनका देहांत हो गया, ये चले गए। माना यह जाता है कि मेंडल का काम जो था वो बायोलॉजी में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया, परिवर्तन लाया। लेकिन मेंडल का चला जाना बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा ड्राई बैक था। अगर मेंडल साहब शायद रहते तो बायोलॉजी आज जहां है उससे कई गुना आगे बढ़ चुका होता। ये सोचा जा सकता है कि सोचो किसी में हम लोगों को सेल के बारे में आइडिया नहीं था बढ़िया से, बढ़िया से हम लोग को क्रोमोसोम के बारे में आइडिया नहीं था, और ये जो है ना जीन तक पहुंच गए थे। इनका कहना था कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में फैक्टर्स पाया जाता है जिसको बाद में जॉनसन साहब ने जीन नाम दिया। प्रत्येक जीव में, प्रत्येक रचना में जो लिविंग है उसमें क्या पाया जाता है, कुछ पदार्थ या कुछ रचना पाया जाता है जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है और कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। उसको इन्होंने नाम दिया क्या, फैक्टर। तो इनका कहना था
कि कोई आदमी है, कोई कोई जानवर है, कुत्ता है, बंदर है, बिल्ली है, या कोई पेड़ है, कोई उसमें साग है माने छोटा है, कोई बड़ा झाड़ियां है या पेड़ है, ट्री है, तो ये जो है ना ये भगवान के कारण नहीं है, बल्कि एक खास रचना के कारण है, और उस रचना को कहते हैं फैक्टर, जो कहाँ पाया जाता है, सेल्स में या किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पाया जाता है। तो इनका जो महत्वपूर्ण बात था वो आपका फैक्टर पर आया था। इसी फैक्टर को बाद में जॉनसन ने जीन नाम दिया। तो हम इसके स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। तो वो जो आपका चैप्टर है 5th, उसको हम यहाँ पर जेनेटिक्स के रूप में शुरू करते हैं, जेनेटिक्स के रूप में शुरू करते हैं। ऐसे तो मेंडलिज्म कहते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। लेकिन यहां पर हम क्या लिखे हैं, जेनेटिक्स लिख दिए हैं, इसके स्टडी को बोलते हैं जेनेटिक्स। अब ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में क्या था इसको बताना है, इसके पहले कुछ एक बात को लिखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स जो है ना वो है क्या, तो यहां से बात करते हैं जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स जो है ना ये क्या है, deals with a study of inheritance, या इसी को लोग हेरिडिटी भी कहते हैं, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जेनेटिक्स क्या है भाई, इनहेरिटेंस और वेरिएशंस का स्टडी है, अध्ययन, ठीक है। ये जो है आपका जेनेटिक्स, उसका वो आपका ये बताता है कि जीव जो है वो ऐसा क्यों है। अब यहां पर आपके मन में आएगा कि इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशन क्या है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके पेरेंट के कैरेक्टर का ऑफ स्प्रिंग में जाना क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस या हेरिडिटी कहलाता है। और वेरिएशन क्या है, डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस अमॉन्ग इंडिविजुअल्स। तो ये ध्यान रखना, ये इनहेरिटेंस क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स को ही हम लोग ट्रेट भी बोल सकते हैं, ट्रेट्स, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, स्प्रिंग, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, है ना, पूर्वज से वंशज में जाना कैरेक्टर का क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस या हेरिडिटी कहलाता है। अर्थात इनहेरिटेंस या हेरिडिटी के कारण ही कोई ऑर्गेनिज्म अपने माँ बाप के जैसा या अपने पूर्वजों के जैसा नजर आता है। अगला है वेरिएशन। वेरिएशंस क्या है, डिफरेंसेस among इंडिविजुअल्स, जीवों में जो परिवर्तन पाया जाता है, अंतर होता है, उसी को हम वेरिएशंस कहते हैं। जैसे कोई आदमी है, कोई जो है ना कुत्ता है, कोई बंदर है, कोई सुअर है, कोई गाय है, कोई जो है ना आम का पेड़ है, तो कोई जो है ना वो आपका सरसों का पेड़ है, कोई जो है ना वो पीपल का पेड़ है। तो ये जो डिफरेंसेस है ना जीवों में, इसी को वेरिएशन कहा जाता है। तो वेरिएशन क्या है, डिफरेंसेस अमॉन्ग इंडिविजुअल्स।
अब जल्दी से हम आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा इसमें और ले जाते हैं वेरिएशंस को। वेरिएशन जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है इन्वायरमेंटल, मेंटल या टेम्पोररी या नॉन जेनेटिक, जेनेटिक या नॉन इनहेरिटेबल, इनहेरिटेबल, ठीक है, ऐसा हो सकता है। इन्वायरमेंटल क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है। जैसे आप लगातार धूप में कुछ दिन रह लो, धूप में इधर जाओ, तो क्या होता है, आपके बॉडी का जो कलर होता है वो डार्क हो जाता है। ये किसके कारण हुआ? इन्वायरमेंट के कारण हुआ। लेकिन यही अगर हम धूप में कम जाया करें, रूम में रहा करें या एसी में रहने लगे, तो क्या होगा, वो जो बॉडी का कलर है फिर लाइट होने लगता है। तो ये कैसा परिवर्तन है? इन्वायरमेंट के कारण परिवर्तन है, ठीक है। कोई जो है ना वो इंग्लैंड जाके रहना शुरू कर दे भारत का, तो उसके चेहरे का जो कलर है बॉडी का थोड़ा लाइट हो जाएगा। लेकिन वही इंग्लैंड वाला जो है ना वो आपका आके भारत रहना शुरू कर दे या वैसे क्षेत्रों में जाके रहना शुरू कर दे जहां पर गर्मी ज्यादा है, नमी ज्यादा है, तो बॉडी का कलर जो होता है वो कैसा हो जाता है? डार्क हो जाता है। टेम्पररी है ये। टेम्पररी क्यों कह रहे हैं? अगर हम धूप में थे तो बॉडी का कलर डार्क हो गया, लेकिन अगर हम जो है ना वो आपका छाया में ज्यादा रहेंगे तो हमारा बॉडी का कलर फिर कैसा हो जाएगा? लाइट कलर का हो जाएगा। इसलिए इसको टेम्पोररी बोलते हैं। मतलब ये परिवर्तित होगा, लगातार परमानेंट नहीं रहेगा। नॉन जेनेटिक है, मतलब ये जीन के स्तर पर कोई परिवर्तन होने से नहीं होता। अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ किसको कहते हैं? वैसे पदार्थ को, वैसे मटेरियल को हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है और ट्रांसमिट करता है, इनहेरिटेंस करता है। तो वैसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो ये नॉन जेनेटिक है, मतलब ये जीन में परिवर्तन से नहीं होता और नॉन इनहेरिटेबल है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाएगा, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में नहीं जाएगा। ये वेरिएशन आपका हो गया। दूसरा जो वेरिएशन होता है वो वेरिएशन आपका कैसा होता है? जेनेटिक होता है, मतलब जीन में परिवर्तन से होता है। प्लस ये परमानेंट होता है, मतलब एक बार हो गया तो जल्दी बदलेगा नहीं। प्लस इसमें एक और एक खासियत, ये आपका इनहेरिटेबल होता है, टेबल होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएगा, अस्थायी होगा। जैसे कोई पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए, पढ़ लिख कर विद्वान बन जाए, तो उसके बच्चे जो होंगे विद्वान पैदा होंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। उसके बच्चे जन्म से ही डॉक्टर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन आदमी का बच्चा जो है ना वो आदमी होगा, ठीक है। गधा का बच्चा गधा होगा। हमारे हाथों में 5 उंगलियां हैं, तो हमारे जो भी बच्चे होंगे उनमें 5 उंगलियां पाई जाएंगी। तो ये जो वेरिएशन है वो कैसा वेरिएशन है? इनहेरिटेबल है या जेनेटिक है या परमानेंट है। ये ट्रांसमिट होता है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में। लेकिन वो जो आपका दूसरा वेरिएशन था जिसको हम इन्वायरमेंटल बोल रहे थे, वो आपका ट्रांसमिट नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको हेरिडिटी के बारे में बताए, इनहेरिटेंस के बारे में बताए और वेरिएशन के बारे में देखे हम। स्प्रिंग जो होता है उस पेरेंट और जो ऑफ स्प्रिंग होता है वो एक दूसरे के समान, एक दूसरे के जैसे नजर आते हैं। क्यों? किस घटना के कारण? हेरिडिटी के कारण, इनहेरिटेंस के कारण या वेरिएशन के कारण? तो आप आराम से बता सकते हो हेरिडिटी के कारण या इनहेरिटेंस के कारण। हेरिडिटी या इनहेरिटेंस के कारण ही जो बाल बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट के जैसा नजर आते हैं।
ठीक है। लेकिन जीवों में जो डिफरेंसेस है, एक दूसरे में जो अंतर है, वो आपका वेरिएशन में आता है। लेकिन माँ बाप के जैसे जो हम नजर आते हैं वो किस घटना के कारण, इनहेरिटेंस या हेरिडिटी के कारण नजर आते हैं। अब यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे जो है ना जेनेटिक्स आगे बढ़ा का है। तो पहला है आपका, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करके कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट वर्कर्स, इंपॉर्टेंट वर्कर्स ऑफ जेनेटिक्स, है ना। कोई पूछेगा जेनेटिक्स क्या है तो आराम से आप बता दोगे कि हेरिडिटी और वेरिएशन के स्टडी को ही हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है आपका मेंडल का। मेंडल को दो तीन चीज कहते हैं। पहला तो है कि इनको हम लोग फाउंडर कहते हैं, या लोग इन्हीं को फादर कह देते हैं ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि ये पहला शख्स था जिनके द्वारा ये कहा गया कि भगवान के अलावे भी कुछ चीज है जीवों में जो क्या करता है, उनके कैरेक्टर को कंट्रोल करता है और पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ले जाता है। इसलिए जेनेटिक्स की जो शुरुआत है वो मानी जाती है कि किसके द्वारा की गई थी, मेंडल के द्वारा की गई थी। और इसके लिए इन्होंने क्या किया था, है ना, एक नंबर में ये सब काम देगा। हाँ, ये इनका एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म का बात अगर कर ले, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म कौन था इनका, वो था आपका गार्डन पी, या इसी को हम बायोलॉजी में पाइजम सैटिवम कहते हैं, पाइजम सैटिवम, गार्डन पी। ठीक है, ये इनका एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म था। फिर इन्होंने क्या क्या दिया, है ना, क्या क्या दिया था इन्होंने, तो इनका कंट्रीब्यूशन का बात कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशंस का बात अगर करें तो पहला जो कंट्रीब्यूशन है वो है इनका कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स। क्या है फैक्टर, आगे देखेंगे। दूसरा जो कंट्रीब्यूशन था इनका वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। कंसेप्ट ऑफ फैक्टर पर ही जो है ना पूरा का पूरा जेनेटिक्स आधारित है। तीसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और चौथा जो था इनका वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये इनका कुछ आपका काम था जिसने जेनेटिक्स की शुरुआत की और बदलाव लाया हमारे सोच में। इसलिए इनको हम लोग फाउंडर कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, फादर कहते हैं जेनेटिक्स का। एक बात ध्यान रखना, ये जो फैक्टर था इसके बारे में इनका कहना था कि ये हेरिडिटी का यूनिट होता है। ये क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जो भी कैरेक्टर एक से दूसरे में जाता है, जो भी कैरेक्टर कंट्रोल होता है, वो आपका किसके द्वारा होता है, फैक्टर के द्वारा होता है। ये बात इन्होंने बताई थी। ठीक है, अब हम आगे अगर बढ़े तो अब हम आते हैं नेक्स्ट व्यक्ति का, साइंटिस्ट का बात करके। और है क्या, तो फैक्टर जो है ना हेरिडिटी का यूनिट है, और ये करता क्या है, ये कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है और ट्रांसमिशन करता है। थोड़ा सा नया तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहीं पर नया तो लिख दें थोड़ा सा, रिस्पॉन्सिबल फॉर
expression and transmission of characters या traits। ठीक है, दो काम ये करता है फैक्टर। पहला तो एक्सप्रेशन करता है, कोई भी कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है, और ट्रांसमिशन करता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर अभी नजर आ रहा है, साफ दिखाई दे रहा है आपको कि उसमें नाक यहाँ पर है, आंख यहाँ पर है, मुंह यहाँ पर है, वो आदमी है, जानवर है, गधा है, कुत्ता है, तो किसके कारण है? कंसेप्ट, ये जो फैक्टर है ना, ये कंसेप्ट जो है ये किसके कारण है? फैक्टर के कारण है। तो फैक्टर कहता है इनके अनुसार, फैक्टर जो है ना हेरिडिटी का यूनिट होता है, और वो कैरेक्टर को क्या करता है? एक्सप्रेस करने के लिए जिम्मेवार होता है, और तो और उसके ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेवार होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। ठीक है, ये एकदम ध्यान रखिएगा कि उनका ये जो है ना, ये जो लॉ है वो हेरिडिटी का लॉ था उनका। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ क्या, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये आपका क्या है? ये बेसिक लॉ ऑफ हेरिडिटी है, बेसिक लॉ ऑफ हेरिडिटी। तो उनके द्वारा जो है ना कुछ लॉ दिए गए, मतलब बाद में लॉ बन गए, कुछ जो है ना कंसेप्ट दिए गए। उन्हीं कंसेप्ट में एक फैक्टर का कंसेप्ट था, एक डोमिनेंस का कंसेप्ट था, एक सेग्रीगेशन का कंसेप्ट था, और एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कंसेप्ट था। क्या इसका मतलब है, क्या होता है, उसको हम लोग डिटेल से अभी देखेंगे। लेकिन इसके बाद दूसरा जो शब्द जो आए वैज्ञानिक या वर्कर जिन्होंने इस पर काम किया जेनेटिक्स में, उनका नाम था जॉनसन। तो सेकंड का नाम ले लेते हैं अब, उनका नाम है जॉनसन। जॉनसन ने क्या किया? टर्म जीन दिया, जीन किसके लिए? फॉर मेंडेलियन फैक्टर, जिसको मेंडल साहब ने फैक्टर कहा था, उसी को जॉनसन साहब ने क्या नाम दिया? जीन नाम दिया। तो एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछता है कि जीन टर्म किसने दिया था? तो जॉनसन ने। और किसको कहा भाई? तो मेंडल जिसको फैक्टर कह रहे थे, उसी को इन्होंने क्या कहा? जीन कहा। और जीन शब्द आया कहां से? जीन शब्द आया है जेनेसिस से, देने वाला से, उत्पन्न करने वाला से। समानता अभी भी जो है ना गांव में या वैसे क्षेत्रों में जो थोड़ा पिछड़े है लिटरेसी के मामले में या विज्ञान के मामले में, लिटरेसी नहीं बोलेंगे, विज्ञान बोलेंगे हम। पढ़े लिखे लोग भी जो है ना अभी भी जीन और भूत को मानते हैं, अर्थात वहां पर विज्ञान का जो है ना वो ज्यादा बढ़ाव नहीं हुआ है, विज्ञान का ज्ञान कम है। तो ये जो जीन या भूत का बात लोग बोलते हैं, किसको बोलते हैं? जीन का मतलब देने वाला, और भूत जो बीत गया है, बिता देगा सब। इसलिए अभी भी गांव वगैरह में जो है ना जीन को लोग क्या मानते हैं कि जीन अच्छा होता है और समानता देता है, कुछ बना देता है, आदमी को राजा बना देगा, या फिर क्या है वो विद्वान बना देगा। लेकिन भूत जो होता है वो मिटा देता है। तो ये जो जीन शब्द है ना, ये जीन शब्द का मतलब ये होता है उत्पन्न करने वाला, देने वाला। तो उनका क्या कहना था जॉनसन साहब का, चूंकि ये कैरेक्टर को देता है, कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है एक से दूसरे में, इसको जीन कहना ज्यादा अच्छा होगा। तो जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने। इसमें सर आपको ज्यादा नहीं आता है, मेडिकल वगैरह में पढ़ना है ना, तो ऐसे अगर मन हो तो 1909 इसमें कर सकते हो, और मेंडल का अलग से हम पढ़ा देंगे कि मेंडल का जन्म कब हुआ, काम कब किया इन्होंने, ये सब हम लोग आगे ठीक से देख लेंगे। तो जॉनसन का काम जो है 1909 में था। लेकिन बैटसन का बात आता है इसके बाद। थर्ड जो है वो वैज्ञानिक, उनका नाम है बैटिसन। बैटसन जो काम किए थे वो जॉनसन से पहले किए थे, 1905 का था इनका काम। इन्होंने क्या किया? टर्म जेनेटिक्स दिया,
टर्म जेनेटिक्स दिया। अब जेनेटिक्स क्या है वो हम आपको पीछे बता चुके हैं, तो ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण देने का यहाँ जरूरत नहीं है, न लिखने का जरूरत है। वो केवल जो है ना एग्जाम में अगर आएगा कि जेनेटिक्स टर्म कौन दिया था, तो आराम से आप अपना बना लेना कि जेनेटिक्स जो टर्म था वो कौन दिया था, वो आपका बैटसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर कहते हैं। बैटसन को आधुनिक जो आपका जेनेटिक्स है उसका हम लोग फादर कहते हैं। अब लोगों को ये समस्या आया कि ठीक है, तो ये अंदाज तो हो गया कि जीन के द्वारा ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, जीन के द्वारा ही कैरेक्टर क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। तो लोगों के दिमाग में अभी एक नया क्वेश्चन आया कि जीन आखिर होता कहाँ है। तब इसको जो है ना आकर बताया सटन और बोबेली ने। सटन और बोबेली आए, चौथा नंबर पर उनको रखते हैं हम, फोर्थ नंबर पे, जिनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, सटन एंड बोबेली। इन्होंने बताया जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। जीन्स कहां लोकेटेड होता है, क्रोमोसोम्स पर। इस बात को बताया सटन और बोबेली ने। ठीक है, और इसी को हम लोग बाद में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। इसी बात को ये कहा भी गया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर कैसे जाता है। तो लोगों का कहना था कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर इसलिए जाता है कि क्रोमोसोम जो है ना वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है। तो इस बात को ही कि जीन्स जो है ना क्यों जाता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, तो क्रोमोसोम पर रहता है। और जीन चूंकि एक से दूसरे में जाता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, इसलिए कैरेक्टर जो होता है पेरेंट का वो भी ऑफस्प्रिंग में जाता है। ये काम था आपका सटन और किसका, बोबेली साहब का। नेक्स्ट जो है आपका वो बात आता है टीएच मॉर्गन का। ठीक है, तो पांचवा है आपका काम टीएच मॉर्गन का। अब लोगों के दिमाग में क्या आया कि ना इसके बाद आए, उनका क्या कहना था, टीएच मॉर्गन का क्या कहना था कि जीन पर जो क्रोमोसोम होता है वो कैसे अरेंज होता है। टीएच मॉर्गन ने बताया क्या, अरेंजमेंट ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम्स। इनका कहना था कि जो जीन होता है वो लीनियर रूप में अरेंज होता है। लीनियर मतलब एक के बाद एक रूप में अरेंज होता है, किस पर, क्रोमोसोम पर। तो इनका कहना था क्या, जीन्स आर linearly arranged on chromosomes। linearly arranged on chromosomes। ठीक है, जीन जो होता है क्रोमोसोम पर कैसे अरेंज होता है, लीनियर रूप में अरेंज होता है। इस बात को बताया किसने, टीएच मॉर्गन ने। ठीक है, और एक दो तीन चीज और उन्होंने दिया। एक तो लिंकेज शब्द दिया, हाँ, टर्म लिंकेज दिया। लिंकेज क्या है आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर इसलिए एक जगह पर बता दे रहे हैं कि जब आप एक नंबर का क्वेश्चन देखोगे ना तो उसमें ये सब आता है कि लिंकेज शब्द किसने दिया था, एंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये सब जो शब्द थे इसको भी किसने दिया था, टीएच मॉर्गन ने दिया था। ठीक है, ये टीएच मॉर्गन का काम हो गया। टीएच मॉर्गन जो है ना, हमेशा ध्यान रखना कि जीन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो होता है
क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तो सडन बोवेरी ने दिया था, लेकिन जीन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो होता है ना, वो माना जाता है कि किनके द्वारा दिया गया, वो आपका दिया गया टीएच मॉर्गन के द्वारा। इनको इनका काम जो था वो काम था आपका फ्रूट फ्लाई पर, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट जो था इनका ऑन एक्सपेरिमेंट ऑन किस पर भाई, फ्रूट फ्लाई पर, फ्रूट फ्लाई, इसको हम लोग ड्रोसोफिला कहते हैं, फिला कहते हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर बोलते हैं, हम केवल ड्रोसोफिला यहाँ पर लिख दे रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म आया में। तो ये फ्रूट फ्लाई इसको बोलते हैं, पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ड्रोसोफिला पर, इसलिए इनको हम लोग फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, जेनेटिक्स का फ्लाई मैन कहते हैं, मैन ऑफ जेनेटिक्स, फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं टीएच मॉर्गन को। तो ये बात आपको हम कुछ बताए, ठीक है। इतना आप कर लो अभी, तो इसको नहीं तो हम और आगे कल कर देते हैं, या अगर है समय तो फिर